Class 12, Chapter 7, Chaturanga Kante, Part 2. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जोया और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया था टॉपिक पंजाब के बारे में। और मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, ये चैप्टर नंबर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है। और इससे पहले हमने पार्ट 1 जो था वो हमने इस पे यूट्यूब पे डाल चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो देखिए, तब आपको आगे समझ में आएगा। और हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने उसमें जम्मू कश्मीर के मुद्दे के बारे में पढ़ा था। जम्मू और कश्मीर आज़ादी के बाद उसमें क्या क्या संकट आए, क्या क्या सामना करना पड़ा, और धारा 370 क्या है, ठीक है। और धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपको धारा 370 मालूम होगा। और अगर आपको पता है कि धारा 370 क्या है, तो आप मुझे एक सवाल है आप सभी से कि धारा 370 कब लागू हुआ था और कब उसकी समाप्ति हुई थी, कब उसको रद्द कर दिया गया, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन कितने बच्चों ने अच्छे से सवाल का जवाब दिया है, कितने सही दिया है, कितने गलत दिया है, ठीक है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंजाब। तो ये हम आज़ादी के बाद की पढ़ेंगे कि जब भारत में का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान और भारत का, तो उस टाइम पे सिर्फ भारत और पाकिस्तान का ही नहीं, पंजाब का भी हुआ था, जिसमें दो गुटों में बटा हुआ था। जैसे कि कुछ हिस्से तो भारत में थे, रह गए, और कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। और इसके बाद 1966 में ऐसा हुआ कि पंजाब को अलग 2 राज्य और बनाए गए, जिसमें हरियाणा था और हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। ये बहुत बड़े स्तर पर बदलाव था कि पंजाब में 2 और नए राज्य बना दिया गया, हरियाणा और उसके बाद हिमाचल, ठीक है। और इसके बाद हम आगे आगे सवाल इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अकाली दल। अकाली दल ने हमारे पंजाब पे कितना प्रभाव पड़ा है अकाली दल के आने के बाद का, वो हम जानेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया। देखिए, पंजाब जो था विभाजन के बाद कुछ हिस्से पाकिस्तान में गए थे और कुछ हिस्से भारत में हैं। और 1966 के बाद जो विभाजन पंजाब को 2 राज्य में बांटा गया था, एक था हरियाणा, एक हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब अकाली दल जो थी वो क्या थी, जब 1920 के दशक में सिखों का एक राज शाखा था, जो उन्होंने एक अकाली दल का संगठन बनाया, ठीक है। और वो उन्होंने क्या किया, राजनीतिक स्तर पे उन्होंने चुनाव करा, और चुनाव में 1960 से लेकर 1967 में उन्होंने एक गठबंधन बनाया पंजाब में, गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है। लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो बर्खास्त कर दी गई। कब? 1977 में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बात अकाली दल को मालूम था कि वो सरकार में, मतलब कि वो राजनीतिक दल में नहीं, केंद्र में नहीं रुक पाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि जो उस टाइम पे पंजाब था, पंजाब में जो हिंदूवादी लोग थे, उनका कोई भी समर्थन सिखों को नहीं मिला था। और सिख समुदाय और अन्य समुदाय जातियों में बटे हुए थे। यानी कुछ जातियाँ थे, उनका कहना था कि हम अपने जाति के लोगों को वोट देंगे, और दूसरे का था कि हम अपने जाति को वोट देंगे। तो यानी जातिवाद पे वोट डलने के कारण ये बात जो सिख समुदाय के अकाली दल का जो गठबंधन था, उनको कहीं ना कहीं ये मालूम था कि वो केंद्र सरकार में नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। ये समझ गए आप। इसमें ये बताया गया है स्वसत्ता की मांग। जब अकाली दल पूरी तरह से राज्य में नहीं आ पाया, केंद्र में सरकार नहीं बना पाया, तो उन्होंने स्वसत्ता की मांग कर दी, ठीक है, ताकि वो अलग राज्य बना के वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सके। समझ में आई बात, मेरी बात आपको? अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। देखिए, सबसे पहले कि हम पंजाब के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पंजाब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो पंजाब में
जो कुछ भाग पाकिस्तान में रह गए थे और कुछ भाग हमारे भारत में रह गए थे, और जो पंजाब था उसका हिमाचल और हरियाणा 2 राज्य बनाए गए थे। अकाली दल ने अपना गठबंधन बनाया राजनीतिक दल में, और फिर उसके बाद वो सत्ता में आई, लेकिन कुछ 1 साल के बाद ही वो बर्खास्त कर दी गई। और ये बात वो बखूबी जानती थी, क्योंकि उस टाइम पे राजनीतिक मुद्दों पे वोट डलते थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, स्वसत्ता की मांग कर दी। किसने? जो सिखों के गठबंधन थे, उन्होंने कहा, स्वसत्ता की मांग उठाई पंजाब को लेकर, पंजाब के लिए उन्होंने स्वसत्ता की मांग उठाई। लेकिन उसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब में सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसी को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि ये आपका जो ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है, तो आपको यही जानना है कि जब अकाली दल अपनी स्वतंत्रता अपनी बर्खास्त कर दी गई थी राजनीतिक दलों से, तो उन्होंने जब केंद्र से वो बर्खास्त हो गई थी, तो उन्होंने स्वसत्ता की मांग करी, और स्वसत्ता की मांग के लिए उन्होंने 1973 में एक आनंदपुर साहिब सम्मेलन में एक आयोजन किया और उस पर प्रस्ताव रखा। उसी प्रस्ताव को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आपको समझ में आ गई बात कि मैंने आपको क्या समझाया है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं। ठीक है, तो इसके बाद तो अब ऐसा हुआ कि जब अकाली दल जो थे, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उसमें उनका ये मानना था कि जो अभी सिखों को एक अलग से आरक्षण की मांग करी उन्होंने राज्य में और केंद्र के लिए। ठीक है, ऐलान करा ताकि उनका बोलबाला हो सके। ठीक है, जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था उसमें सिख समुदाय का कोई खास असर नहीं पड़ा था। लेकिन जब अकाली दल बर्खास्त कर दी गई थी सरकार से, तो फिर क्या हुआ कि अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी को लेके मुद्दे पर आंदोलन चलाया था। यानी जब वो राज्य से पूरी तरह से बर्खास्त हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, पानी को लेके मुद्दा उठाया और उसको लेके उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वसत्ता को सिख पहचान की मांग उठाई। उनका ये था कि वो अपनी सिख जाति को लेकर उन्होंने मांग उठाई ताकि उनको एक अलग राज्य दिया जा सके। उनका मानना ये था कि जैसे कि राज्य में, केंद्र में या तो उनको आरक्षण दिया जाए। ठीक है, जब उनको सरकार ने इसको बर्खास्त कर दिया, तो सिख समुदाय को कोई भी उसका असर नहीं पड़ा, तो उन्होंने फिर क्या किया, पानी को लेके आंदोलन उठाया, और फिर उन्होंने कहा कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, यानी खालिस्तान की मांग कर दी। अब ये आंदोलन हिंसा पे कब उतरा? ये अब जब इनकी कोई भी मांग मानने से मना कर दी गई, तो फिर क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था वो हिंसा में कैसे आया, वो हम जान लेंगे। अब ऐसा हुआ कि जब उनकी बात नहीं मानी गई, तो ये धीरे धीरे ये जो आंदोलन था वो हिंसा का रूप लेने लग गई थी। फिर कुछ लोग जो चरणपंथी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उग्रवादी उन्होंने क्या किया, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर थी 3 स्तंभों की, उसमें उसको एक मुख्यालय बनाया, हथियार के किले में तब्दील कर दिया। यानी वहाँ पे वो क्या करते थे, हथियार इकट्ठा करते थे और उसके बाद उसको बनाते थे। जो वहाँ पर सारे इकट्ठा जितने भी हथियार थे वो सारे वहाँ पे करते थे ताकि वो पकड़े ना जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि इस बात की खबर जो हमारी उस टाइम पे जो हमारी इंदिरा गांधी थी, उनको खबर पहुँच गई, तो उन्होंने इन अकाली दल को, ये जो उग्रवादी थे, उनको निकालने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, और वो ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उनको स्वर्ण मंदिर जो था उससे निकाला जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत तो जैसे तैसे उनको बस बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत उन्होंने क्या किया, सैन्य कार्यवाही करी।
ठीक है। और सैन्य कार्रवाई करने में उन्होंने बहुत सारी ऐतिहासिक क्षति भी पहुंची, और जिससे सिखों की भावनाओं को बहुत गहरा चोट पड़ा था। और इस गहरे चोट के वजह से लोगों ने क्या किया, इस जो भी हुआ था, ये जो सैन्य कार्रवाई हुई थी, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब मंदिर को चोट पड़ी, मंदिर को क्षति पहुंची, तो उन्होंने अपने धार्मिक मुद्दों पे इनको ले गए। और उनको क्या हुआ, उनका कहना ये था कि जो सैन्य कार्रवाई हुई थी वो अपनी धार्मिक भावनाओं को विरुद्ध माना गया। मतलब उनका कहना ये था कि जो भी मतलब कि कार्रवाई हुई है वो गलत हुआ था, और उससे हमारी मंदिर को, हमारे जो स्वयं मंदिर थे उन पे क्षति पहुंची है। और इस बात को उग्रवादी भावनाओं में तब्दील होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, लेकिन वो तो निकल गए, यानी जो हथियार वहाँ पे बना रहे थे उग्रवादी, वो तो वहाँ से निकल गए, वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद का जो समस्या बढ़ी, वो और बढ़ी। वो समस्या ये थी कि उन्होंने अपने जो स्वर्ण मंदिर थे उनको क्या किया, उन्होंने ये माना कि जो उनको चोट पहुँचाया है वो हमारे धार्मिक स्थल थे, वो हमारी धार्मिक भावनाओं को उन्होंने चोट पहुँचाया है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इसके कारण एक और समस्या है, जिसके वजह से इंदिरा गांधी की मृत्यु, यानी अब क्या हुआ कि जब धार्मिक स्थल को चोट पहुंच गई, तो उसके बाद लोगों का मानना ये था कि जो भी उनका भावनाओं को चोट पहुंचा है, उसका सबसे बड़ी समस्या जो थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है कि 1960 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के कुछ अंगरक्षक थे, यानी बॉडीगार्ड थे, जो सिख थे। उन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी की मृत्यु कर दी, मतलब गोली मार के उनकी हत्या कर दी। उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। लेकिन उसके बाद घटना और बढ़ गई। इस घटना के बाद दिल्ली और उत्तर भारत में कई हिस्सों में सिख समुदाय के प्रति हिंसा भड़क गई, ठीक है। और यह हिंसा लगभग 2 हफ्ते तक चली थी। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपके चैप्टर में कि इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ और उसके बाद क्या हुई। तो यानी 2 हफ्ते तक ये कंटिन्यू जो हिंसा थी वो चलती गई। और दिल्ली में 2000 में ज़्यादा इस हिंसा में मारे गए। यानी कितने ऐसे सिख थे जो इस समस्या को शुरू होने के बाद कितने बेबस थे, मजबूर थे, जिनका कोई हाथ नहीं था, वो किसी भी तरह से उनका कोई भी हाथ नहीं था, ऐसे भी लोग इस समस्या में, इस हिंसा में उनकी मौत हो गई, ठीक है। किस कारण से इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उसके कारण से उनका मानना ये था कि ऑपरेशन जो ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने चलाया था, वो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए चलाया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके कुछ अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार के उनकी मृत्यु कर दी। और फिर उसके बाद जो हिंसा हुआ, दंगा हुआ, वो पूरा 1 हफ्ता तक चलता रहा। और उसके बाद उस कारण से 2000 से ज़्यादा सिख मर गए, ठीक है, यानी मारे गए। तो फिर फिर उसके बाद क्या होता है कि कानपुर के बोकारे जैसे क्षेत्र में भी इनका बड़ा स्तर पे भावना देखने को मिला। यानी दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा कानपुर तक भी ये समस्या चलती रही थी, ये हिंसा भड़कता रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 1984 में दोबारा से चुनाव हुआ। चुनाव में राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुलाई 1985 में राजीव गांधी ने एक जो अकाली दल थे उनको बुलवाया, उनके साथ एक समझौता किया, जिसे पंजाब समझौता भी कहा जाता है और गोलवारा समझौता भी कहा जाता है। और जब उस टाइम पे अकाली दल जो थे, उनके जो अध्यक्ष थे वो हरिचंद्र सिंह गोलवार थे, इसलिए इस समझौते को गोलवार समझौता भी कहा जाता है। फिर लोगों का इस समझौते में ये कहा गया था कि जो पंजाब है, चंडीगढ़ है, उसको पंजाब को दिया जाएगा, और हरियाणा और पंजाब के बीच में कोई भी
विवाद, जो सीमा विवाद है उसको ख़त्म करने के लिए एक आयोजन नियुक्त किया जाएगा। और जो नदी का पानी था, रावी नदी और व्यास, उसमें जो बँटवारे की समस्या थी उसको भी समाधान करने के लिए एक और न्यायाधिकरण बैठक किया जाएगा। ठीक है, ये सब वो समझौते में थी ताकि जो भी विवाद हुआ, जो भी दंगे हुए, जो भी हिंसा हुआ, वो ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, आई बस में इतना समझ में आ गया कि हमने क्या पढ़ा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट में बताइए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगी। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो जितना भी समझौता है वो हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं कि समझौते के बाद क्या हुआ। यानी इंदिरा गांधी की मृत्यु के होने के बाद राजीव गांधी ने समझौता किया। ठीक है, समझौता में रावी नदी के पानी को, व्यास नदी के पानी को बँटवारे को लेकर फैसला किया और उन्होंने फिर पंजाब में चंडीगढ़ को मिलाया जाएगा, इस बात को लेकर समझौता किया। ठीक है, अब इसके बाद समझौते के बाद क्या हुआ। समझौते के बाद स्थिति तो सामान्य नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन पंजाब लगभग अगले दशक तक हिंसा चलती ही रही। यानी मतलब उन्होंने एक समझौता किया कि वो हिंसा जो है वो ख़त्म कर दी जाए, लेकिन वो हिंसा जो है वो चलती ही रही, लेकिन वो हिंसा ख़त्म नहीं हुई थी। ठीक है, यानी उन्होंने जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने तो समझौता कर लिया, लेकिन वो हिंसा बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हुई। इस दशक तक वो हिंसा चलती ही रही। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1992 में जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ केवल 24% ही लोग वोट डालने आए थे। क्यों? क्योंकि वो हिंसा की वजह से नहीं आ पाए थे। ठीक है, सरकार ने बहुत जोर दिया कि जो उग्रवादी है, जो मतलब कि जो भी हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों का बहुत बड़े स्तर पर सरकार को और जो सेना स्तर थे उनको सामना करना पड़ा था। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है 97 में क्या हुआ कि जो अकाली दल थे और उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर क्या किया, बहुत बड़े बहुमत में जीत हासिल करी। और इसी के साथ साथ वो जो समस्या थी वो थोड़ा धीरे वो सामान्य रूप में आई और राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष की ओर बढ़ गई। यानी 1997 के बाद वो जो समस्या थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गई थी। ठीक है, अब आगे ये हमारे यहाँ तक जो टॉपिक था ये पंजाब का था और ये पंजाब का टॉपिक ख़त्म हो गया यहाँ पे। अगर आपको इसमें पंजाब के टॉपिक में कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो आता है वो द्रविड़ आंदोलन है। ठीक है, ये द्रविड़ आंदोलन क्या है। ये द्रविड़ आंदोलन ये तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये द्रविड़ आंदोलन पंजाब कह रही हूँ मैं, भाषा को लेकर किया गया था। यानी भाषा को लेकर किया गया था द्रविड़ आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे, क्योंकि हमने धीरे धीरे हर जितने भी, जैसे जम्मू को हमने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारा पंजाब था वो भी ख़त्म हो गया। अब हम द्रविड़ आंदोलन भी अगले पार्ट में पढ़ेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, और ये चैप्टर ही बहुत अच्छा है और ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसमें मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। और मैंने जो आपसे सवाल पूछे हैं तो वो सवाल का जवाब दीजिएगा। अगले वीडियो में भी हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे इस पार्ट को लेकर। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और उसके बाद आप मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और